हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम कुछ थ्योरम्स देखने जा रहे हैं जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म पर बेस्ड हैं। तो ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहला थ्योरम क्या कहता है और उसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम ये है कि यदि f वलय r प्लस डॉट से वलय r डैश प्लस डैश डॉट डैश में एक समाकारिता है, तो सिद्ध ये करना है कि एफ आर प्लस डैश डॉट डैश ये जो है ये आर डैश प्लस डैश डॉट डैश का क्या होगा, एक उपवलय होगा। ये हमें सिद्ध करना है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये वलय है आर प्लस डॉट, ठीक है, ये वलय हो गया और यहाँ से फंक्शन परिभाषित है, एफ नाम का कोई फंक्शन है जो आर से परिभाषित है। कहाँ पर परिभाषित है ये है आर डैश प्लस डैश डॉट डैश में परिभाषित है फंक्शन, ठीक है। तो आर के संपूर्ण अवयवों का जो एफ इमेज यहाँ बनेगा, है ना, एक एक एलिमेंट उसका एफ इमेज यहाँ, फिर से यहाँ सभी एलिमेंट्स का एफ इमेज। मान लो ये देखो, ये बना हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ आर, ठीक है। ये देखो, तो ये कौन है? ये वाला हिस्सा क्या है? ये आर के पूरे पूरे आर के समस्त अवयवों के जो एफ इमेजेस हैं यहाँ पे हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हमको बताना है कि ये जो एफ आर है ना, वो आर डैश का क्या है? उपवलय है, सबरिंग है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब सब ध्यान से देखेंगे कि अगर एफ आर से आर डैश में एक अगर ये समाकारिता है, तो हमें एफ आर को उपवलय दिखाने के लिए क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा, क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप उपवलय की परिभाषा और उसकी कुछ बातें, कुछ शर्तें आप याद करने की कोशिश करें। अगर आर एक वलय है तो एस आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट आर का सबरिंग कब कहलाता था? तो मैं आपको बताया था कि जब कभी हम एस से दो एलिमेंट लें ए और बी नाम के, तो ए माइनस बी और ए डॉट बी ये दोनों एस में बिलोंग करने चाहिए। कौन कौन? ए माइनस बी और ए डॉट बी। अगर ये दोनों एस में बिलोंग कर रहे हैं तब हम बोल देते थे कि एस आर का एक सबरिंग है। तो अभी आपको एफ आर को आर डैश का सबरिंग बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको एफ आर में से कोई दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। मान लो ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब ये आर डैश के एलिमेंट्स हैं इसलिए मैं डैश के फॉर्म में लिया हूँ। ए डैश और बी डैश में दो एलिमेंट ले लिया एफ आर से, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि अगर ए डैश और बी डैश, अगर आपने एफ आर में से कोई दो एलिमेंट लिए हैं, और एफ आर क्या है बताओ तो पहला। एफ आर क्या है? एफ आर यानी एफ इमेज ऑफ आर, यानी कि आर के समस्त एलिमेंट्स के जो एफ इमेजेस का कलेक्शन है वही तो एफ आर है। यानी कि अगर आप यहाँ पे दो एलिमेंट लिए हो ए डैश बी डैश, तो इन लोग भी, इन लोग भी, अब इन लोग देखो ना, इन लोग कहाँ के हैं? एफ आर के हैं। और एफ आर क्या है? आर के ही एलिमेंट्स का एफ इमेज का कलेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए डैश बी डैश यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट्स के एफ इमेजेस रहे हैं पक्का। मान लो ए डैश जो है वो ए का एफ इमेज है और बी डैश जो है वो बी का एफ इमेज है, ठीक है। तो आप सब ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमने ये एलिमेंट किस में लिए हैं? एफ आर में लिए, और एफ आर क्या है? आर के एलिमेंट्स के एफ इमेजेस का कलेक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मान लीजिए ए डैश और बी डैश किस में से लेते हैं अपन? एफ आर में से लेते हैं, ठीक है। तब अवश्य ही आर में दो एलिमेंट ऐसे होंगे, दो अवयव मान लो ए बी इस प्रकार होंगे होंगे कि कि ए का एफ इमेज होगा ए डैश और बी का एफ इमेज होगा बी डैश। ये बात तो बहुत सरल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ए डैश बी डैश जो है वो स्वेच्छ अवयव है। ये कैसे हैं? स्वेच्छ रूप में मैंने ले लिया इनको कोई से भी। तब अवश्य ही आर में दो अवयव जो कि हमने इनको ए और बी माना है, माना ए बी, तो
ये किस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे कि ए का एफ इमेज ए डैश और बी का एफ इमेज बी डैश। अब आप सब ध्यान से देखेंगे, आर तो अपना एक भैया वलय है, आर तो वलय है, तो इसलिए अगर ए और बी जो कि किस में बिलोंग करते हैं, आर में है ना, ठीक है, अपन माने यहाँ पे। तो अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये है कि ए तो आर में है ही, अगर बी भी आर में है तो माइनस बी भी आर में होगा। क्यों? क्योंकि आर एक वलय है, और वलय है तो वो प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप है, और प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप है तो वो किसी भी अवयव के योगात्मक प्रतिलोम को भी खुद में रखेगा। तो अगर बी आर में है तो माइनस बी भी आर में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ए और माइनस, अब आप बोलोगे सर इसी को बस ए को ए रहने दिए, बी को आपने क्यों माइनस बी लिया? क्योंकि ए और माइनस बी होंगे तभी तो हम ए माइनस बी तक पहुंचेंगे ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के देखते जाइए, और उसके बाद अगर ए और माइनस बी आर में है तो दोनों का योग भी आर में होगा। दोनों का योग किस में होगा? आर में होगा। क्यों? क्योंकि प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप है, तो ये संवरक नियम का तो पालन करेगा ही करेगा, योग के सापेक्ष संवरक नियम का। अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि अगर a प्लस माइनस बी आर में है तो अब ये पूरा का पूरा किसका अवयव बन गया? आर का अवयव बन गया। ये पूरा का पूरा आर का अवयव बन गया, और आर के किसी भी अवयव के, आर के किसी भी अवयव के एफ इमेजेस हमको कहाँ मिल रहे हैं? एफ आर में मिल रहे हैं, है ना। यानी कि अगर मैं इस पूरे का एफ इमेज ले लूं तो मेरे को कहाँ मिलेगा? एफ आर में मिलेगा, क्योंकि एफ आर है ही आर के समस्त अवयवों का एफ इमेजेस का कलेक्शन। तो इसलिए अगर मैं इसका एफ इमेज लूंगा तो ये मेरे को एफ आर में मिलेगा। ठीक है, इसका एफ इमेज एफ आर में मिलेगा। अरे एफ तो समाकारिता है, तो समाकारिता होने का गुण निभाएगा, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकेगा, एफ ए प्लस डैश एफ माइनस बी। आपको पता होगा ये परिरक्षित रखता है योगात्मक जो संक्रिया है, यानी योग को परिरक्षित रखता है, यानी कि आप इसको अलग अलग बांट सकते हो, है ना। समाकारिता की परिभाषा हम बताए थे, एफ ए प्लस बी मतलब एफ ए प्लस डैश एफ बी। तो बस वो बी की जगह यहाँ पे क्या है? माइनस बी है। तो ये जो संयोजन है वो उसको क्या रखता है? परिरक्षित रखता है। तो समाकारिता होने के नाते आप पूरा कारण बाजू में लिखते जाएंगे कि एफ जो है वो आर से आर डैश में क्या है? समाकारिता है। ये पूरा आप लिखते जाएंगे यहाँ पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया एफ ए। अब ये माइनस को सामने ला देंगे तो हो जाएगा एफ पी, और ये बिलोंग्स टू एफ आर। प्लस माइनस माइनस हो गया। एफ ए कौन है? एफ ए तो हमारा ए डैश है, तो ये हो जाएगा ए डैश। एफ पी कौन है? तो ये हमारा बी डैश है, बी डैश हो जाएगा, और बिलोंग्स टू एफ आर। तो आपने देखा कि हमने ए डैश बी डैश दो स्वेच्छ अवयव लिए थे एफ आर से, और ए डैश माइनस बी डैश को किस में बिलोंग करते हुए दिखा दिया? एफ आर में। यानी सबरिंग बनने का पहला शर्त तो पार हो गया, है ना भाई। ए और बी अगर एस में हो तो ए माइनस बी भी एस में होना चाहिए, ये सबरिंग बनने का पहला शर्त है। अब हमको उन्हीं का गुणा भी दिखाना है, यानी कि अब आपको दिखाना है कि जो दो स्वेच्छ अवयव जो आपने यहाँ पे लिए हैं एफ आर में, तो उनका अंतर तो आपने एफ आर में दिखा दिया, अब उनका गुणा भी आपको दिखाना है। तो चलिए वो भी दिखा देंगे। तो आपको इतने में कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल है ये। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगी है कि R जो है वो प्लस के सापेक्ष का है, अबेलियन ग्रुप है, तो संवरक नियम का पालन करेगा। और ये एलिमेंट अगर अब R का बन चुका है तो उसका F इमेज एफ आर में बिलोंग करेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि F समाकारिता है तो वो संयोजन को परिरक्षित रखता है, तो ये बट जाएगा, आप बटता हुआ आपको दिखेगा, और प्लस डैश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो ये एलिमेंट अब कहाँ के हो गए? ये एलिमेंट, ये कहाँ का एलिमेंट है? ये एफ ए और एफ माइनस बी कहाँ का एलिमेंट है? ये तो हमारे आर डैश के एलिमेंट है ना भाई, ये आर डैश के एलिमेंट है। और आर डैश में जो ऑपरेशन है वो क्या है? प्लस डैश है, तो ये प्लस डैश हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हो। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। ये एफ ए जो है वो कोई और नहीं, वो
ए डैश और एफ ए मतलब ए का एफ इमेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एफ आर में ही बिलोंग करेगा, ये भी एफ आर में बिलोंग करेगा, ये भी एफ आर में बिलोंग करेगा, और एफ आर आखिर आर डैश का ही एक हिस्सा है और उसमें ऑपरेशन प्लस डैश है। इस तरीके से हमने लिखा है। चलिए अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा हिस्सा ना थ्योरम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब माना दूसरा हिस्सा बना रहा हूं मैं। अब क्योंकि ए और बी अपन कहाँ से लेके चले हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि आर जो है वो गुणन के सापेक्ष यानी डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष एक सेमी ग्रुप है, क्योंकि वो वलय है, तो वलय डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष सेमी ग्रुप होता है, तो इसलिए ए डॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब ए डॉट बी अगर आर में है तो इस एफ की जिम्मेदारी है कि इसका इमेज वो एफ आर में हमको मिलना चाहिए, ये एफ ए डॉट बी एफ आर के अंदर मिलना चाहिए, तो एफ ए डॉट बी एफ आर में बिलोंग करेगा। और क्योंकि एफ समाकारिता है तो वो संयोजन को परिरक्षित रखता है, अर्थात बट जाएगा एफ ए डॉट डैश एफ बी बिलोंग्स टू एफ आर, और एफ ए कौन है, एफ ए तो ए डैश है, एफ बी कौन है, वो तो बी डैश है, ये बिलोंग्स टू एफ आर। तो आपने देखा कि हमने जो दो स्वेच्छ अवयव एफ आर से लिए थे, तो मैं अब रिजल्ट के रूप में लिखता हूं। अतः हमने ये देखा कि जब हम दो एलिमेंट लिए थे ए डैश बी डैश, कहाँ से, एफ आर से, तो हमने दिखा दिया कि ए डैश माइनस बी डैश भी एफ आर में बिलोंग करेगा, ये देखिए यहाँ दिखाया, तथा ए डॉट बी भी सॉरी ए डैश डॉट डैश है, ए डैश डॉट डैश बी डैश है, ये भी किस में बिलोंग करेगा, एफ आर में। और ये उपवलय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त शर्तें हैं, क्योंकि हमने देखी थी यहाँ पे उपवलय के लिए, तो ये हमारा एफ आर जो है वो आर डैश का सबरिंग यानी उपवलय सिद्ध हो गया। तो ये दो ही शर्तें थी। तो ये थ्योरम मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अब अगला प्रमेय हम देखने जा रहे हैं, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए कि दूसरा थ्योरम क्या कहता है और उसके प्रूफ पर फिर ध्यान देते हैं। और दूसरा थ्योरम कहता है कि एक क्रम विनिमय वलय का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब एक क्रम विनिमय वलय होता है, या आप ऐसा भी इस थ्योरम को हम देख सकते हैं कि अगर f मान लीजिए r से r डैश में एक आच्छादक समाकारिता है, और यदि r एक क्रम विनिमय वलय है तो हमें सिद्ध करना है कि r डैश भी एक क्रम विनिमय वलय होगा। अगर r एक क्रम विनिमय वलय है तो r डैश भी क्या होगा, क्रम विनिमय वलय होगा, ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि मान लो a डैश b डैश r डैश के दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो आप फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। तो माना f जो है वो वलय r से कहाँ, r डैश में एक समाकारिता है। कैसा समाकारिता, आच्छादक समाकारिता में, है ना, एक आच्छादक समाकारिता है। अब आपको पता होगा आच्छादक समाकारिता मतलब समाकारिता तो है ही, लेकिन वो फंक्शन साथ में क्या है, आच्छादक भी है, यानी ऑन टू भी है। तो ऑन टू होने का क्या गुणधर्म होता है आपको पता होगा, अभी उसके बारे में बात करेंगे। एक आच्छादक समाकारिता है, ठीक है, तथा, ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, माना f वलय r से r डैश में एक आच्छादक समाकारिता है, हमने मान लिया। और हमने ये भी मान लेते हैं और माना कि ये जो r है ये क्या है, क्रम विनिमय वलय है। r को क्या बोला है, r यदि क्रम विनिमय वलय है तो r डैश को भी क्रम विनिमय वलय सिद्ध करना है, यानी ये क्रम विनिमय वलय है, ठीक है। तो r को क्रम विनिमय वलय हमको लेना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, आप खुद से लिख सकते हैं, वलय है, ठीक है। r को क्या लेते हैं अपन, क्रम विनिमय वलय ले लेते हैं। अब कोई दो स्वेच्छ अवयव a डैश b डैश
अब देखो ना, क्रम विनिमय दिखाना किसको है, आर डैश को दिखाना है ना क्रम विनिमय बोले। तो क्रम विनिमय मतलब आप समझ गए कि क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा गुणन के सापेक्ष, यानी ए डैश बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, क्योंकि मेरे को आर डैश को दिखाना है, आर डैश को दिखाना है क्रम विनिमय वाले। तो आर डैश के दो एलिमेंट लूंगा और उनमें क्रम विनिमय नियम का पालन करता हुआ दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अब मान के लिखूंगा मैं कि माना ए डैश बी डैश है ना, ये कहाँ के, आर डैश के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, कोई दो स्वेच्छ अवयव है, आर डैश के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं। अब भैया अगर ए डैश बी डैश आर डैश के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं, तो भैया एफ तो आर से आर डैश में एक आच्छादक फलन है, ऑनटू फंक्शन है, ऑनटू। ऑनटू इसका मतलब क्या है कि आर डैश में अगर आप कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, कोई से भी दो लो, तीन लो, चार लो, एक लो, कुछ भी लो, एफ क्योंकि ऑनटू है इसलिए जरूर जरूर आपके द्वारा इस आर डैश में लिया गया कोई सा भी स्वेच्छ अवयव उसका प्री इमेज हमको आर में अवश्य मिलेगा, क्योंकि एफ ऑनटू है। तो ऑनटू फंक्शन की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिया है तो यहाँ पे एक एलिमेंट जरूर अस्तित्व में होना चाहिए जिसका कि वो एफ इमेज है। ऑनटू की यही खास बात होती है, यही उसकी पहचान है, ऑनटू की डेफिनेशन है ये कि अगर अपन ने कोई दो स्वेच्छ अवयव जैसे ए डैश बी डैश ले लिए तो अवश्य ही यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका एफ इमेज ए डैश हो, और दूसरा एक एलिमेंट ऐसा भी मिलेगा जो जिसका एफ इमेज कौन हो, बी डैश हो। तो मैं ए डैश के प्री इमेज को ए और बी डैश के प्री इमेज को डी बोल देता हूँ, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एफ क्या है, एफ आच्छादक है, अतः देयर एग्जिस्ट दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर, और वो इस प्रकार होंगे कि एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश, और एफ पी बराबर हो जाएगा पी डैश। अब हम सभी यहाँ पर देखेंगे कि अब ए डैश डॉट बी डैश को लेके हम आगे चलते हैं। ए डैश कौन है, ये तो एफ ए है, सॉरी ए डैश डॉट डैश लगाना चाहिए क्योंकि आर डैश में जो ऑपरेशन है वो डॉट डैश है। तो ए डैश डॉट डैश बी डैश तो हम लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं ना हम। अब ये ए डैश कौन है, ये तो एफ ए है, फिर डॉट डैश, ये बी डैश कौन है, ये तो एफ पी है ना भाई। और एफ तो भैया समाकारिता है, समाकारिता इसका मतलब क्या है कि वो गुणन संक्रिया को परिरक्षित रखता है, संयोजन जो यहाँ पे गुणन है उसको परिरक्षित रखता है। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी है ना, आप याद करने की कोशिश करें। समाकारिता होने की पहली शर्त है एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस डैश एफ पी, और दूसरी शर्त क्या है, एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट डैश एफ पी। तो जब इसका ये हो सकता है तो हम इसको इसके इक्वल पे लिख सकते हैं, है ना। एक साथ वाले को बांट सकते हैं तो बटे हुए को साथ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये f हो गया, f तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम a डॉट बी को लिख सकते हैं b डॉट a। क्यों, क्योंकि r तो भैया क्रम विनिमय वाले है ना, हमको सिद्ध भले r डैश को करने, लेकिन r के बारे में तो जानकारी है हमको कि r क्या है, क्रम विनिमय वाले है। तो भैया हमने क्रम विनिमय का जो यहाँ पे गुणधर्म लिया है, a डॉट b को b डॉट a लिखा है, तो a और b किसके एलिमेंट्स हैं, a और b किसके एलिमेंट्स हैं, r के एलिमेंट्स हैं। तो R तो क्रम विनिमय वाले है, इसलिए अगर आप A और B लेते हैं R में तो A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए तो होगा ही होगा, क्योंकि R तो क्रम में है ही। तो हमने इसको पलट दिया। अब पलटने के बाद फिर से बांट दीजिए आप, यानी फिर से F के समाकारिता की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो एफ पी डॉट डैश एफ ए हो जाएगा ये, क्योंकि F समाकारिता है, ठीक है। तो वो गुणन संक्रिया को भी परिरक्षित रखेगा। और फिर ये एफ बी कौन है, ये तो बी डैश है। एफ ए कौन है, एफ ए तो ए डैश है, तो ये ए डैश हो गया, और बीच में डॉट डैश। तो आप देखो कहानी की शुरुआत ए डैश डॉट डैश बी डैश से किए थे, और आपने इसके इक्वल क्या ला दिया, बी डैश डॉट डैश ए डैश। तो अतः आपने दिखाया कि ए डैश डॉट डैश बी डैश बराबर बी डैश डॉट डैश ए डैश। और ये ए डैश बी डैश कहाँ के एलिमेंट्स थे, ये आर डैश के कोई दो स्वेच्छ अवयव थे, जो कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए आपने दिखा दिए। इससे सिद्ध होता है
आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू आर डैश, क्योंकि स्वेच्छ मतलब किन्हीं भी दो अवयवों के लिए बात सच है, इसका मतलब आर डैश के सभी अवयवों के लिए ये बात सच है, और अतः आर डैश क्या हो जाएगा, अतः आर डैश क्रम इनमें वलय सिद्ध हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये थ्योरम बहुत आसान था, बस हमको समझना है इसको अच्छे से। आप समझेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है दोनों। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, और फिर नया टॉपिक गुणजावली अर्थात आइडियल्स, इनको हम शुरुआत करेंगे। सो आप सभी इनको अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आगे के टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।